जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो परीक्षा वाणी की पर्यावरण से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूरी परीक्षा वाणी को जो पर्यावरण की परीक्षा वाणी है उसको कवर कराया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, लाइकेन उदाहरण है सोहोपकारिता का, सहभोजता का, आदि संयोग का या एलिलोपैथी का। तो दोस्तों जो लाइकेन है, लाइकेन आपके क्या है, सोहोपकारिता का उदाहरण है। ठीक है। और सोहोपकारिता कहलाता क्या है कि जिसमें क्या होते हैं, दोनों लाभान्वित होते हैं और किसी को भी हानि नहीं होती है। ठीक है। दोनों को क्या होता है, लाभ होते हैं, जबकि किसी को भी क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। वो संबंध कहलाता है सोहोपकारिता। ठीक है। और इसके उदाहरण हैं, लाइकेन हो गया, साइकस की कोलोराइड जड़ें हो गई, साइकस की कोलोराइड जड़ें हो गई, या कवक मूल। अगर पूछा जाए कि कवक मूल किसका उदाहरण है तो वो भी सोहोपकारिता का होगा, या साइकस की मूल जो साइकस की कोलोराइड जड़ें होंगी वो भी क्या है, सोहोपकारिता का उदाहरण है। या अगर पूछा जाता है कि वह कौन सा संबंध है जिसमें दोनों के दोनों लाभान्वित होते हैं, किसी को भी हानि नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएगा, सोहोपकारिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहभोजिता का उदाहरण है कवक मूल, ऑर्किड, मूल प्रवेशी या कवक मूल। दो बार आ गए कवक मूल। तो दोस्तों जो सहभोजिता का उदाहरण है वो क्या है, ऑर्किड है। ठीक है। ऑर्किड हो गए। ठीक है। या कंठल ताएं हो गई, कंठल लताएं हो गई, कंठल ताएं। ठीक है। कंठल या कंठ लताएं, जो कंठ लताएं होती हैं वो सहभोजिता का उदाहरण है, और ऑर्किड भी क्या है, सहभोजिता का उदाहरण है। अब बात आती है कि सहभोजिता होता क्या है। दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें एक सहयोगी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना लाभान्वित होता है, जिसमें लाभ किसको होता है, एक को होता है। ठीक है। लेकिन दूसरे को हानि भी नहीं होती है। ठीक है। जबकि आपने सोहोपकारिता में देखा दोनों को लाभ हो रहा था, लेकिन जो सहभोजिता है इसमें एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को न तो लाभ होता है और न तो हानि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह संबंध जिसमें दोनों भौतिक संबंध स्थापित किए बिना लाभान्वित होते हैं कहलाता है। जिसमें दोनों क्या होते हैं, जिसमें दोनों भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही दोनों के दोनों लाभान्वित होते हैं, वो क्या कहलाता है, सोहोपकारिता, सहभोजिता, आदि संयोग या एलिलोपैथी। तो दोस्तों वो संबंध कहलाता है आदि संयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे मूल परिवेशी, मूल परिवेशी। ठीक है। या सूक्ष्म वनस्पति, इसका उदाहरण है सूक्ष्म वनस्पति। ठीक है। जैसे माइक्रोफ्लोरा है, राइजोस्फीयर है, तो ये सारे क्या हैं, आदि संयोग का एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन, एलिलोपैथी है पौधों द्वारा एलर्जिक रसायन, पौधों द्वारा वृद्धि प्रक्रिया, पौधों द्वारा जीवन यापन प्रक्रिया या पौधों की जनन प्रक्रिया। तो दोस्तों जो एलिलोपैथी कहलाता है वो पौधों द्वारा क्या है, स्रावित एलर्जिक रसायन है। तो याद रखना कि जो कुछ पौधे होते हैं वो ऐसे एलर्जिक पदार्थों का स्रावित करते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है। और ऐसे एलर्जिक रसायनों को क्या कहते हैं, एलिलोपैथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परजीवी जीवों पर जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो परजीवी जीव होते हैं, ठीक है, परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो परजीवी जीवों पर जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है परजीविका, परापरजीविका, एंटी परजीविका, सुपर परजीविका। तो दोस्तों जो परात्पर परजीविका, तो दोस्तों जो परजीवी जीवों पर जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है वो परात्पर जीवी कहलाते हैं, परात्पर जीवी कहलाते हैं। ठीक है। इसी को हाइपर पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे जीव जो अपने जीवित शिकार पर जीवित होते हैं कहलाते हैं, वे जीव जो अपने जीवित शिकार पर जीवित होते हैं कहलाते हैं परजीवी, परभक्षक, परात्परजीवी या फिर दो बार प्रभक्षक आ गए। तो दोस्तों वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रभक्षक के नाम से जाना जाते हैं। जो जीव क्या होते हैं, अपने जीवित शिकार पर जीवित या पोषित रहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के संबंध को परजीविता कहलाती है। ये जो इस प्रकार का संबंध होता है ये संबंध ही क्या कहलाता है, परजीविता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हजारों वर्षों पश्चात पौधों की रचना व आकार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। हजारों वर्षों पश्चात पौधों की रचना और आकार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुक्रमण, एलिलोपैथी, अपवादन या
टोपी। तो दोस्तों जो हजारों वर्षों पश्चात पौधों की रचना और आकार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो अनुक्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर कभी पूछी जाए कि अनुक्रमण की अवधारणा किसने दी थी, तो वर्मिंग ने दी थी। वर्मिंग ने, या दूसरा नाम जो इसमें आता है क्लीमेट्स ने दी थी। ठीक है, और जो अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था हुल्ट ने। किसने किया था? हुल्ट ने अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया था, तो हुल्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कहलाता है सूर्य, जल, वायु या मृदा? तो दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कहलाता है वो कहा जाता है सूर्य को। किसको कहा जाता है? सूर्य को। या इसी को क्या कहा जाता है? पीला बौना तारा के नाम से। अगर पूछा जाए कि पीला बौना तारा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भी किसको जाना जाता है? सूर्य को। और अगर इसके तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है इसका तापमान होता है। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, तो 7 मिनट 32 सेकंड। 7 मिनट 32 सेकंड के होता है। ठीक है, और जो सूर्य है वो क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से मिलकर बना है। जो इनमें मुख्य हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम, जिनमें से लगभग 70% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है, जबकि 2% इसमें अन्य गैसें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में एटीपी होते हैं। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं? तो दोस्तों 36, 38, 40 या 42, तो कितने होते हैं? 38 एटीपी होते हैं, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, और जो श्वसन है वो क्या है? एक प्रकार की अपचय अभिक्रिया है। ठीक है, और कहाँ पे संपन्न होती है? फेफड़ों में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? जो पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो दोस्तों याद रखना, जो पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान होता है वो कार्बन का होता है। और कितना होता है? 45%। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो समथिंग 43% इसका योगदान होता है, और हाइड्रोजन का लगभग जो मुख्य है 6% होता है। इन तीनों का परसेंटेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इन सभी को दे देता है कि इनके अवरोही या आरोही क्रम में पौधों की रचना में योगदान के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले आ जाएगा कार्बन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन और फिर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में या अमोनिया के रूप में? तो दोस्तों जो अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 45%, 30%, 55% या 50%? तो जो मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है दोस्तों वो 45% पाई जाती है, या 40 से 45% लिखा हुआ मिल सकता है कि 40 से 45% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? जो पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11? तो दोस्तों जो पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या है वो कितनी है? 9 है। उनमें कौन कौन है? मैग्नीज हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, कोबाल्ट हो गए, क्लोरीन हो गए, सोडियम हो गए, फेरस हो गए, मोलिब्डेनम हो गए। ठीक है, ये मोस्टली क्या हैं? जो 9 तत्व हैं वो क्या हैं? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थ स्थानांतरण क्रिया मंद होती है? खाद्य पदार्थ स्थानांतरण क्रिया किस तत्व की कमी से पौधों में होती है? बोरोन की, जिंक की, कैल्शियम की या मैग्नीशियम की? तो दोस्तों पौधों में जो खाद्य पदार्थ स्थानांतरण क्रिया कम होती है वो बोरोन की कमी से होती है। या अगर बोरोन के साथ बोरोन के स्थान पर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम या बोरोन की कमी से क्या होती है? खाद्य पदार्थ स्थानांतरण क्रिया मंद होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन, फेरस, मोलिब्डेनम या जिंक? तो दोस्तों जो पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए, ठीक है, या प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। और दोस्तों प्रोटीन को मैं पूरा का पूरा डिफाइन कर चुका हूं, अगर आप चाहो तो चैनल की बायो के नाम से एक चैनल की प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर के देख सकते हो। यहां से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे वहां पर कवर किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन, शीघ्र फल पकाने के लिए आवश्यक तत्व है फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो दोस्तों जो शीघ्र फल पकाने के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है, तो वो कौन सा है? फास्फोरस है। या अगर यहीं पे पूछा जाए कि जड़ों के विकास, पौधों के जड़ों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है, या जड़ों के विकास के लिए बोला जाए या फल पकाने के लिए आवश्यक तत्व बोला जाए, दोनों की कंडीशन में आंसर फास्फोरस ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका संरचना व विभाजन के लिए आवश्यक तत्व है। कोशिका संरचना में और विभाजन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? बोरोन, जिंक, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो दोस्तों कोशिका संरचना व विभाजन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है कौन सा? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है? बोरोन, जिंक, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो बोरोन क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व है, क्लोरोफिल का जो मुख्य तत्व है वो कौन सा है? मैग्नीशियम आयन है। और अगर इस तरीके से दे तो मैग्नीशियम 2+ आयन है। अगला क्वेश्चन, श्वसन व क्लोरोफिल उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व है। जो श्वसन में और क्लोरोफिल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो तत्व कौन सा है? फास्फोरस, फेरस, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो दोस्तों श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? फेरस है। जबकि फास्फोरस मैंने अभी आपको बताया फलों को पकाने के लिए और पौधों में जड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जबकि नाइट्रोजन की आवश्यकता हमें प्रोटीन के निर्माण में होती है। जबकि कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम की जरूरत कोशिका संरचना और विभाजन के लिए आवश्यक एलिमेंट्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन, फेरस, मोलिब्डेनम या जिंक। तो दोस्तों दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो आवश्यक है वो कौन सा है? दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो मुख्यपूर्ण पौधा है वो कौन सा है? मोलिब्डेनम है। इसका आंसर कैसे भूल गए मैं? मोलिब्डेनम है। जो नाइट्रोजन बोल दिया प्रोटीन के निर्माण के लिए, फेरस बोल दिया श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व है। जो एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन या कैल्शियम। वो कौन सा है? जो जिंक है एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक है। बार बार इसलिए बोला हूं कि यहीं पे याद हो जाए। फास्फोरस अभी बताया मैंने फलों को पकाने के लिए और जड़ों की विकास के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जो कैल्शियम होता है कोशिकाओं की संरचना और कोशिकाओं के विभाजन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस कौन सी है? CO2, CH4, O3 या O2। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस प्रभाव की क्या है जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है कि सूर्य से आने वाली किरणें जब क्या होती हैं? परावर्तित नहीं होती हैं, वापस नहीं जाती हैं और पृथ्वी के तापमान में क्या कर देती हैं? वृद्धि कर देती हैं। तो वो प्रक्रिया कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। और इसकी अगर ये मुख्य गैस पूछे तो CO2 क्या है? इसकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसकी मुख्य गैस है। और यदि कभी पूछे तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। या आपसे अगर ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने वाली गैसें पूछे तो एक ट्रिक याद रखना, मीना का जलवा। मीना का जलवा। ठीक है। मी से हो गए मीथेन। ठीक है, मीथेन। ना से हो गए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। का से हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से जो हो गए मीना का जलवा से हो गए जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प। तो ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं मीना का जलवा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर आपको मैं पूरी परीक्षा वाणी को कवर कराऊंगा पर्यावरण में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।